हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो IIT एग्जाम 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने के लिए ये चैनल जो है PYQ का सपोर्ट लेता है, और PYQ का सपोर्ट ले रहे हैं मतलब हम जैम 2023 के पेपर्स को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। ध्यान से हम पेपर को पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि वीडियोस कुछ लंबी हो सकती है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स और इसी के साथ हम कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो सके और बाकी कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सके। सिर्फ इतना ना हो कि सर हम आए थे बट हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ नया सीख के आप हर एक क्वेश्चन से जाओगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनहिबिट, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन ने पूछा है, इनहिबिट द पॉलीमेराइजेशन ऑफ टिब्यूलिन टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब टिब्यूलिन टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, टिब्यूलिन्स जुड़ के माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। टिब्यूलिन में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। मतलब आप कह सकते हो कि मोनोमर जो है वो क्या है, आपका टिब्यूलिन है, और जो पॉलीमर है वो क्या है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है इन एनिमल सेल्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो है, नीचे दिए गए कंपाउंड पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब अगर हम आपको बात करें कि माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है यह एक क्या है, यह एक साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन मतलब साइटोसोल का स्केलेटन। साइटोसोल के स्केलेटन का एक कंपोनेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। तो बचा हुआ बाकी कंपोनेंट क्या है, हम इसको भी देख थोड़ा सोचते हैं। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोस्केलेटन का यूज क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए साइटोस्केलेटन करता क्या है। तो साइटोस्केलेटन का जो सबसे पहला यूज है वो है कि यह शेप को मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, शेप मेंटेन करता है, या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है। दूसरा साइटोस्केलेटन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कब देता है? मैकेनिकल सपोर्ट दो कंडीशन में देता है। कंडीशन नंबर 1, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और बी मूवमेंट। तो मैकेनिकल सपोर्ट और मूवमेंट, मतलब सेल डिवीजन और मूवमेंट के समय यह मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बाकी सेल का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और शेप को मेंटेन करने का जो काम है वो साइटोस्केलेटन का होता है। ठीक है, कितने तरीके की होती है साइटोस्केलेटन? तो मेनली साइटोस्केलेटन हमारी 3 तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होती है वो, इसकी जो डायमीटर है वो 6 to 9, मतलब 6 और 7 नैनोमीटर की होती है। क्या हुआ बा, 6 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की होती है। और इसके अंदर जो आती है वो होती है हमारी एक्टिन और मायोसिन। इसे हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है माइक्रोफिलामेंट की जगह, उसके बाद होता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है वो होती है 10 नैनोमीटर की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी CSIR में क्वेश्चन पूछा जाता है नैनोमीटर साइज के हिसाब से। और एक होती है आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स।
जो कि आपकी होती है 25 नैनोमीटर की। अब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसकी जो ये एक पॉलीमर है तो इसका एक मोनोमर होगा। मोनोमर जो होती है वो होती है आपकी ट्यूबुलिन। और ट्यूबुलिन जो है यह एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। और जो ट्यूबुलिन है यह डाइमर होती है। यहाँ ध्यान रखना है कि हमने क्या कहा कि एक यूनिट, सब यूनिट, माइक्रोट्यूब्यूल्स में बहुत सारी ट्यूबुलिन होती है और जिस भी प्रोसेस से ट्यूबुलिन से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बट ट्यूबुलिन खुद एक डाइमर है। क्या है? यह एक डाइमर है। मीन्स इसके पास दो हाथ है या टू मर है। एक को बोलते हैं हम अल्फा ट्यूबुलिन और जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है। इसके अलावा अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के अलावा, नोट आप याद रखिएगा क्योंकि ये शायद पूछ लिया जाए, एक और होती है जिसे हम बोलते हैं गामा ट्यूबुलिन। गामा ट्यूबुलिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यह जो है हमारा सेंट्रोसोम में लोकेलाइज्ड होता है और यह इन्हीं, ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली है, माइक्रोट्यूब्यूल का कलेक्ट होना है, उसके इनिशिएशन में गामा ट्यूबुलिन मेन क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो यहाँ क्या है, हमारा गामा ट्यूबुलिन है। इसके क्या खास बात है? स्पेसिफिकली लोकेलाइज्ड टू द सेंट्रोसोम। दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्ले क्रिटिकल रोल इन initiating microtubule assembly। ओके। अब आइए बात करते हैं हम इस अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन का। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो होती है, या ये कह सकते हो कि ट्यूबुलिन से माइक्रोट्यूब्यूल का बनना, यह एक डायनामिक प्रोसेस है। और डायनामिक प्रोसेस में एक कोई न कुछ एनर्जी यूज होती है और जो एनर्जी यूज होती है वो यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूज होती है हमारा GTP। ठीक है। डायनामिक्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल में जो एनर्जी करेंसी की तरह यूज होती है वो GTP होती है, ATP नहीं होती है। यह इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब अगर हम डायनामिक की बात करेंगे, डायनामिक्स की बात करेंगे, तो डायनामिक्स को इनहिबिट करने वाले कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम इनहिबिटर कहते हैं, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कॉल्चिसिन कहते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में इस मॉलिक्यूल को पढ़ा ही होगा, कॉल्चिसिन। और कॉल्चिसिन या कॉल्सिमेड जो होती है, यह ट्यूबुलिन से जाके बाइंड हो जाती है और ट्यूबुलिन से जाके बाइंड होके माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को ये ब्लॉक कर देती है। क्या मैंने कहा कि कॉल्चिसिन या कॉलमिड, ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये क्या होती है, बाइंड करती है, बाइंड विद ट्यूबुलिन एंड
ब्लॉक या इनहिबिट, ब्लॉक ब्लॉक करती है या माइटोसिस को, कैसे? वाया इनहिबिटिंग, वाया इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब जो ये कॉल्चिसिन और कॉल्सिमेड है, इसके अलावा दो और ड्रग है जो ड्रग हम यूज करते हैं, किसके लिए? सेल डिवीजन को रोकने के लिए, क्योंकि माइटोसिस का एक सेल डिवीजन है, माइटोसिस का एक टाइप का सेल डिवीजन है। अगर हमें सेल डिवीजन को हम कहाँ पे रोकते हैं? कैंसर सेल के यूज में, कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए। और कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए हम दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं, एक को हम बोलते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। इन दोनों को हम एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टीज के लिए कैंसर कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। किसमें? हम कैंसर कीमोथेरेपी, क्योंकि यह जो दोनों मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? सेल डिवीजन को रोकता है, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को रोककर। ओके, इसके अलावा जो टेक्सोल है, यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल दे रखा है टेक्सोल, चलिए हम ऑप्शंस के टेक्सोल की बात कर ले। टेक्सोल जो है दैट आल्सो स्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल, समझ में आया क्या है? कि यह माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करता है, मतलब डीपॉलीमराइजेशन को रोकता है। क्योंकि हमने क्या कहा? माइक्रोट्यूब्यूल का डायनामिक्स, मतलब डायनामिक होना बहुत जरूरी है सेल को कंटिन्यू करने के लिए, सेल डिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन या कॉल्चिसिन या कॉल्सिमेड, ये चारों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो है टेक्सोल, वो क्या करता है? पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देता है, पॉलीमराइजेशन को स्टेबल कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल को, मतलब डीपॉलीमराइज नहीं होने देता। दैट इज द रीजन कि टेक्सोल के ट्रीटमेंट से भी हम सेल डिवीजन को ब्लॉक करते हैं बाई स्टेबलाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल, और दैट इज आल्सो यूज एज एन एंटी कैंसर एजेंट। तो टेक्सोल के बारे में क्या है आपका ख्याल? कि यह जो है स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल एंड inhibit and blocks सेल डिवीजन। और इसको हम कैसे यूज करते हैं? एंटी कैंसर एजेंट। चलिए अगला बात करते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है यह एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जो कि हम थाइमस से क्या करते हैं? आइसोलेट करा है, थाइमस से आइसोलेट करा है। यह एक मॉलिक्यूल है थाइमोसिन। इसका यूज क्या है फिर? इसका यूज होता है टी सेल्स के प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। जब किसी के सेल में थाइमस जो है काम नहीं कर रहा है, तो उस सेल के अंदर हमें अगर टी सेल प्रोडक्शन इंड्यूस करनी है तो हम थाइमोसिन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन, इसमें से इनहिबिट कौन सा कर रहा है? क्योंकि ये जो टेक्सोल है ये स्टेबलाइज कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल को, ना कि इनहिबिट कर रहा। तो यहाँ पे पूछा इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन, तो इनहिबिट कौन सा कर रहा है? कॉल्चिसिन, कॉल्सिमेड
विनब्लास्टिन है विनक्रिस्टिन, इन चारों में से एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी विनब्लास्टिन। तो विनब्लास्टिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि माइक्रोट्यूब्यूल होती क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल 14 नैनोमीटर है यहाँ के बीच में, इंटरनल मतलब अगर हम सर्कुलर बात करेंगे तो जो इनर है, इनर डिस्टेंस 14 है, और आउटर डिस्टेंस जो है टोटल यहाँ से जो है डायमीटर, टोटल डायमीटर जो 25 नैनोमीटर की है। यहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन बनी होती है। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का पॉलीमर होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि 13 प्रोटोफिलामेंट असेंबली का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे हमने देखा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलिन बाउंड टू द जीटीपी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीटीपी से हाई ट्यूबुलिन जो है बाइंड होके यहाँ पे आपका जीटीपी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे ये सब यूनिट जो है आपके क्या हो रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। एंड अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूबुलिन बाउंड टू द जीटीपी, तो ये लो कंसंट्रेशन है तो एक तरफ से बाइंड होता है और एक तरफ से ये रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। दैट इज अ डायनेमिक इनस्टेबिलिटी, जो कि हमारे सेल मूवमेंट के लिए यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें इन्होंने बोला है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू द पाउली स्केल। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, पाउली स्केल पे इन्होंने पूछा है, बट कहानी में ये ट्विस्ट है कि पाउली स्केल होता क्या है। तो यह एक पाउली स्केल एक स्केल है जो कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ताकत रखते हैं, या अपने से बांधने की ताकत, अपने तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने ताकत से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकें, ठीक है। पाउली स्केल में है कि हम डिफरेंस देखते हैं दो एटम के बीच में, जो कि हम कैसे पता लगाते हैं, बॉन्ड एनर्जी से पता लगाते हैं। मतलब पाउली के हिसाब से क्या है हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सेम एज वेल एज अ डिफरेंस एटम फाउंड। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी होती है, जो ज़रूरत होती है ब्रेक करने के लिए एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितना हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एनर्जी, और उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। पाउली स्केल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है पाउली स्केल का, वो आपका होता है फ्लोरीन का। 4 होता है पाउली स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे हाईएस्ट। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और सबसे कम जो होती है वो होती है आपका सीजियम और फ्रांसियम। ये दोनों आपका सबसे कम होता है, सीजियम और फ्रांसियम। लेकिन आपको यहाँ पे सीजियम फ्रांसियम की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। सोडियम क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, देता तो है नहीं ना, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है। मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, यहाँ पे सोडियम का होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे कम सोडियम का होगा। तो सबसे कम अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। वो कौन कौन से हैं, ये और ये। आपका ऑप्शन बचा सी सोडियम और डी। देखो कार्बन जो है वो, अगर आपको अपना वो याद हो, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कार्बन कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है, फ्लोरीन कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है, और सोडियम ये यहाँ पे आता है, और सोडियम के इधर ये आपका आता है बेरिलियम।
तो अगर सोडियम का सबसे कम है तो बेरिलियम और सोडियम को कंपेयर में जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। करेक्ट। आप अगर इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब सोडियम के बाद वाला बेरिलियम है। और एक चीज़ और आपको देखना है कि आप इधर से इधर जा रहे हो तो ये डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जा रहे हो तो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। नहीं, इधर से जाते हो तो डिक्रीज होती है, इधर आप जाते हो तो आपका इंक्रीज हो रही है। करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सोडियम से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम के बाद इन्होंने कार्बन दिया था जो कि गलत है। मतलब आपका एक ऑप्शन हो गया ये कि सबसे कम सोडियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद ब्रोमीन का। ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही है कि सबसे सबसे कम सोडियम का होगा और उसके बाद बेरिलियम का होगा, क्योंकि सोडियम यहाँ पे है, बेरिलियम इसके ऊपर यहाँ पे है। बेरिलियम और सोडियम में क्या कहते हैं उसे, सोडियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है कंपेयर टू बेरिलियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट वस्कुलर सिस्टम। आपको याद होगा प्लांट वस्कुलर सिस्टम जो होती है उसमें दो चीज़ें होती है, दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। एक को हम बोलते हैं जाइलम और दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो होती है ये वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है। इन दोनों को एक साथ जो है हम स्टीला बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में, प्लांट के वाटर वस्कुलर सिस्टम में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और स्टीलम होता है, बट पेरिडर्म नहीं होता है। पेरिडर्म जो होती है दैट प्रोटेक्ट द प्लांट इनर टिश्यू फ्रॉम द इंजरी। मैकेनिकल इंजरी या कोई भी इंजरी को रोकने के लिए पेरिडर्म रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज आल्सो द वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि अग्रो, देखते हैं इनका क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। अ ग्रोइंग सूट ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स encounters an underground obstacle. Which of the following hormone elect the triple response to underground obstacle? ध्यान देना, ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो कि ट्रिपल रिस्पॉन्स देता हो, दैट इज कॉल्ड, मतलब तो उस हार्मोन का हमें नाम बताना है। ट्रिपल रिस्पॉन्स में 3 रिस्पॉन्स होनी चाहिए। इथाइलिन जो है यह एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, इथाइलिन, इथाइलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसकी खोज की, यह ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। इसकी खोज 1901 में नील ज़्यूबाउ, नील ज़्यूबाउ ने करी थी। और इसका जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है उसका पहला रिस्पॉन्स होता है कि दैट इथाइलिन इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम। दूसरा जो इसका रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड, दैट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ नोड्स। और जो तीसरा रिस्पॉन्स है यह होता है हमारा नलीफाइज जियोट्रोपिज्म। जो आपका ये जियोट्रोपिज्म होता है, जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है रूट का
ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट जो है वो जियोट्रॉपिज्म होता है, जो कि हमारा इथाइलिन जो है वो उसको नलीफाई करती है। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन है, तो वो है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो ट्रिपल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बुलेट प्लस पॉइंट हम आपको दे दे कि ह्यूमन के मतलब एनिमल के केस में हिस्टामिन जो है दैट इज आल्सो shows the triple histamine like substance जो है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, और इसकी खोज लुइस ने 1924 में करी थी। मतलब इंसान के केस में किसने करी थी? लेवाइस 1924 में। अगर आपसे ये एनिमल के कंसर्न से पूछे तो दैट इज अ 1 पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा था इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटीबॉडीज कंटेन जे चैन इन देयर मल्टीमेरिक फॉर्म। पहली बात तो मल्टीमेरिक फॉर्म में कौन कौन से मल्टीमेरिक फॉर्म के एंटीबॉडीज होते हैं, ये अगर आपको पता है तो आप बहुत आराम से बता सकोगे। मल्टीमेरिक फॉर्म में सिर्फ दो ही होते हैं एंटीबॉडी, एक IgM होता है और एक IgA होता है। IgM जो है वह पेंटामेरिक होता है और IgA जो है डाइमेरिक होता है। मतलब IgA के दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, और जो आपस में बाइंड होते हैं उसके बीच में जो बाइंड होता है वो होता है आपका जे चैन। ओके। और पेंटामेरिक में जो होती है, जो कि IgM है, उसमें जो 5 मॉलिक्यूल है वो आपस में बाइंड होते हैं, और वो बाइंड होके जो बाइंड होते हैं वो जिससे बाइंड होते वो होता है जे चैन। तो IgM और IgA ये दोनों में जे चैन पाया जाता है, जो कि यह एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है। और एक अच्छी बात यह है कि दैट आर वेल कंजर्व्ड इन दी एनिमल किंगडम। मतलब इसके सीक्वेंस में जो है ये प्रोटीन का सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं पाया गया है। यहाँ पे हम बात बता दें, IgA और IgM में जे चैन पाया जाता है। यहाँ पे हमने डायग्राम दे रखा है, डायग्राम जो है नेट से मैंने लिया है डायरेक्ट। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, क्लास और फंक्शन। IgG की एंटीबॉडी का फॉर्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, फिर IgE हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो वो 1 है। फिर IgD होता है, IgD के बाद ये देखो IgM है, दैट इज अ ज्वाइनिंग चैन जिसे हम जे चैन बोलते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और IgA जो है देखो डाइमेरिक है, और इनमें भी ये ज्वाइनिंग चैन होती है जिसे हम जे चैन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को डिस्कस करा है, और बाकी मैंने एक दो क्वेश्चन जो है मॉर्निंग डोज में मैंने इम्यूनोलॉजी डिस्कस करा था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आए तो आप किसी और की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।